अब रियल नंबर हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला खंड कर लिया था। तो अब आगे अब हम देखेंगे, जैसे कि आगे में ये है हमारे पास। अब हमने करना है इसमें, ये वाला हमने कर लिया था। अब है सेकंड वाला। तो सेकंड वाला, जो सेकंड वाला है इसमें होगा, हमने क्या निकालना, यूक्लिड विभाजन पर यूक्लिड विभाजन परिमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इसका एचसीएफ निकालना 196 और दूसरा नंबर है हमारे पास 38,220। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हम स्टेप वन में क्या करेंगे, हम स्टेप 1 में तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के रूप में लिखेंगे। तो ये करेंगे हम 38,220 को हम 196 के रूप में लिखेंगे। तो 196 इंटू कितनी बार जाएगा ये, तो ये करेंगे 196 और ये क्या होगा 38,220। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा 196। तो ये हो जाएगा 12 में 6 गया 6 और 17 में से 9 हो गया 8 और ये जाएगा 186। और फिर ये हमने उतारा 2 और तो कितनी बार जाएगा, अभी 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो ये होगा 9 9 छक्के 54 5 और 9 9 में 81 5 86 6 और 9 कम 9 9 8 9 17 1764। 12 में से 4 गया 8 और 15 में से 6 गया 9 और ये हो गया 0। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 195 बार जा रहा है ये हो गया कट। तो 195 प्लस कितना रिमाइंडर बच रहा है, 196 इंटू 5 5 छक्के 30 9 पंजे 45 3 48 5 5 9 195 प्लस 0। तो हमें पता है जैसे ये रिमाइंडर 0 आएगा तो जिससे डिवाइड किया ये क्या हो जाता है, तब हमारा यही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये तो पहली बार में आ गया, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 196। यही तो होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर होगा हमारे पास ये 196 और यही निकालना था हमें। अब दूसरा सवाल, ये वाला सवाल। अब तो इसे भी सेम उसी तरीके से करना है। ये थर्ड वाला, तो ये है 867 और 225। तो अब क्या करना है हमने, चरण 1। तो सबसे पहले हमने चरण 1 में क्या करना है हमने, तो चरण 1 में हमने करना है 867 को 225 के रूप में लिखना है। तो 225 इंटू कितनी बार जा रहा है, 3 बार जाएगा और ये बचेगा 102। यानी डिवाइड किया ना हमने इसको, 225 से 867 को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 102 रिमाइंडर बचेगा 3 बार में। तो कितना हो जाएगा 25 3 75 200 यानी 675। कितना 205 3 15 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। ओहो ना, ये सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये 255 है। ये 225 नहीं है, 255 है। तो ये है 255। तो 255 तो 867 को 255 के रूप में कैसे लिखेंगे, 255 इंटू ये 255 867। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये कितना आया था पहले ही, 5 3 15
5 से 15 हासिल, 5 से 15 1 16 हासिल, 1 3 6 1 7 2 0 102, तो कितनी बार प्लस 102। अब फिर ये 225 को 102 के रूप में लिखना है, तो 225 102 इंटू 102 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 होगा। 102 225 2 से, तो 2 दूनी 4 यानी 204 21। ओह 21 नहीं, ये 255 है यार, ये तो 200, ये 225 नहीं, ये 255 है, ये बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये है 255 और ये है 102 से, तो ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो ये जाएगा 204, एक बचा 5 51, यहाँ पर आएगा 51। अब 102 को 51 के रूप में 51 इंटू 2, तो 51 दो नहीं 102, तो हमारा एच सेप क्या हो गया, हमारा एच सेप हो गया यही, तो एच सी एफ इक्वल टू 51। बस ऐसे ही करना था इसे। अब है थोड़ा सा, अब थोड़ा देख लेते हैं इन्हें कि अब हमारे पास जैसे कि ये क्लास 9th में रहेंगे ये सारी कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि जिनसे हम किसी चीज़ को गिनते हैं, जो गणना करने के लिए यूज होती है, गिनती करने के लिए, जो 1 2 3 4, तो जैसे 1 2 3 4 ये सारी प्राकृतिक संख्याएँ हैं। और पूर्ण संख्याएँ, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो को भी जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं। अब पूर्णांक, तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। यानी कि पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब यही हुआ, यानी कि पूर्णांक यानी पूर्णांक यानी पॉइंट वाला नहीं आएगा, पॉइंट वाला नहीं आएगा, ये पूर्णांक नहीं है, ये भी, ये 1.6 यानी कि पूर्णांक नहीं है ये इसमें पॉइंट आ गया, तो ये पूर्णांक नहीं है। ये माइनस वाले हैं, ये -2, ये पूर्णांक है, क्योंकि ये पूर्णांक है 2, इसमें सिर्फ 2 है ना। और अब है हमारे पास जैसे कि आगे हमारे पास जैसे कि पूर्णांक हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, वही संख्या होती है जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि पी बाई क्यू के रूप में जैसे कि हमारे पास है 2, जैसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, यानी पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो रहा है ये। और जैसे कि 2.5, इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो 2.5 अगर हम ये पॉइंट 2.5 है, इसे नीचे 1 आ गया ना, इसे 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही संख्या दोबारा आ जाती है। तो इस ऊपर भी 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से, क्योंकि आपस में कट जाएंगे, अगर इन्हें काटेंगे तो 1 ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25/10। तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख तो रहे हैं, ये हो जाएगा 5 5 दूनी 10, यानी पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम इसे, पी और क्यू। तो ये भी एक पूर्ण, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जैसे कि अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो होंगे अपरिमेय संख्याएं। तो जैसे √3, √2, √5, ऐसी √9 भी। क्यों है ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसकी कुछ फिक्स वैल्यू में पता ही नहीं है, 1.414 डॉट 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 कुछ चलता जाता आगे। तो यानी कि हम पी बाई क्यू के रूप में से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, हम कुछ फिक्स वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि अब है जैसे ये √3 है, तो √3 को हम कैसे लिखते हैं, 1.73 डॉट 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 कुछ रहता है, तो इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही √5 में भी, √9 में भी, √9 तो पॉजिटिव, अरे सॉरी, ये √9 तो क्या हमारे पास, ये हमारे पास परिमेय संख्या है।
ये √9 परिमेय संख्या है तो इसे हटा दो, क्योंकि ये √9 यानी कि 3 आ जाएगा, तो 3 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार एक ये भी देख लो, जैसे कि पाई है हमारे पास, पाई, तो पाई भी क्या है हमारे पास, अपरिमेय संख्या है पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू में कुछ फिक्स पता ही नहीं है, 3 1.4 डॉट कुछ आता है ऐसी, हम यानी कि इसे भी p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या है। अब आगे अब जैसे कि हमारे पास एक ये सवाल है, ये जैसे कि ये वाला सवाल है हमारे पास कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक भी है साथ में, कि धनात्मक विषम कि धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा है धनात्मक, तो यानी कि धनात्मक लेना है। पूर्णांक दो प्रकार के रहते हैं, एक ऋणात्मक धनात्मक, हमें सिर्फ धनात्मक देखना है इसमें, कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है जो दे रखा है इसने, 6q+1 6q+3 6q+5 इस रूप में होता है धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी बोल रहा है ये। तो इसमें जैसे कि अब इसमें क्या है कि धनात्मक पूर्णांक इस रूप में, तो इसे देख के लग रहा है जैसे कि इस रूप में होगा, जैसे कि हमारे पास 6q+1, ये भी एक इसमें शर्त ये भी कि q एक पूर्णांक है, तो q एक पूर्णांक है यानी q की वैल्यू 1 2 3 4 5 या 0 ये भी हो सकती है, ये होंगी 1 2 3 4 q की वैल्यू, तो यानी कि जैसे ये दे रखा है इसमें हमें 6q+3 और 6q+5, ये विषम के रूप में होता है ये सारे, ये क्या बोल रहा है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप ये होगा, तो इसे देख के लग रहा है अगर हम q की जगह अगर माना पहली बार हमने इसमें 1 रखा तो कितना आएगा, ये 6 1 6 और 1 7, और फिर हमने अब माना 2 रखा तो ये 6 1 6 2 12 + 3 15 और 6 3 18 5 21, यानी कि ये विषम ही तो है, इनमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा था, यानी कि विषम संख्या है सारी, ऐसे आगे भी रहा होगा, माना उसने दे तो नहीं रखा मगर माना आगे रखा, इसमें 7 भी किया होता आगे, तो ये 4 रखा मान हमने विषम पूर्णांक में, यानी कि ये 6 को 24 7 31, यानी कि विषम पूर्णांक नहीं है, इस रूप में होंगे, मतलब ये पूछ रहा है कि ये बता रहा ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो वो इस रूप में होंगे जो दे रखे हैं इसने हमें, तो इसे करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कि इसे करना कैसे है, तो सबसे पहले उसने सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है BQ 6q+1, तो सबसे पहले हमें इसमें बी इसे अगर हम बी इसे हम अगर a = BQ+R के रूप में लिखें, तो हमारे पास b तो क्या आ रखा है यहाँ पे, b तो हमारे पास 6 है, तो अब हम क्या लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, माना ए हमारे पास कोई, तो हम a = क्या लिखेंगे, a = BQ+R के रूप में लिखेंगे इसे a को, तो जहाँ r की वैल्यू क्या होगी, 0 से तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, और किससे छोटी होगी, 6 से जो डिवाइड करता है, जो ये डिवाइड कर रहा है ये आया a को, ये और ये r की वैल्यू इससे तो कम ही रहती है ना हमेशा, r की वैल्यू 6 से कम होगी, तो यानी कि 6 से कम ही होगी, अगर 6 आएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये रूप में, इस रूप में, तो इसलिए r के संभावित मान, तो r के संभावित मान क्या होंगे,
आर इक्वल टू 1, एक जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, आर के संभावित मान ये हैं। तो अब आर की वैल्यू रखने पर, तो अब आर इस समीकरण में आर की वैल्यू रखने पर, तो ए इक्वल टू, ये थी समीकरण 1, तो 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 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए इक्वल टू 6Q प्लस आर। अब हम आर की वैल्यू रखेंगे एक एक करके। तो पहले सबसे पहले हम रखेंगे आर इक्वल टू 0 रखने पर, तो आर इक्वल टू 0 रखा हमने, तो ए इक्वल टू 6Q प्लस 0, तो यानी कि हमारे पास आया ए इक्वल टू 6Q। तो ए इक्वल टू हमारे पास 6Q आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये आगे करते हैं इसे, तो यानी कि ए इक्वल टू हमारे पास 6Q। तो ये क्या है, ये 2 से विभाजित होगा, ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा। माना हम 6Q को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यह 2 से भाज्य है, अतः यह सम संख्या है, अतः यह समपूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, यह सम पूर्णांक है। ये अब हम आर इक्वल टू, दूसरा हम आर इक्वल टू कितना रखे रहे हैं 1, तो आर इक्वल टू जैसे हमने 1 रखा, तो ये होगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6Q प्लस 1। तो ये क्या होगा, ये 2 से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा पूरा, ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यह 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह विषम है, विषम पूर्णांक है, ये आगे लिख लेना। फिर है आर इक्वल टू, हम आर इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं आगे, 2 रख रहे हैं। तो आर इक्वल टू जैसे हमने 2 रखा, ए इक्वल टू जैसे आर इक्वल टू 2 रखा हमने, तो ये हो जाएगा 6Q प्लस आर इक्वल टू 2। तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यह 2 से भाज्य है। जैसे हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ये कट जाएगा ना, ये मतलब ये कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। दिख ही रहा है, अगर माना क्यू की जगह हम 1 भी रखें, 6 दूनी 6 कम 6, 6 2 8, 8, यानी कि 8 किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो ये 2 से ये विभाज्य होगा। फिर है आर इक्वल टू 3 रखने पर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस 3। तो ये क्या है, ये क्या है, अब यह 2 से भाज्य नहीं है, तो ये भी क्या होगा, विषम होगा। और फिर है हमारे पास ए इक्वल टू 6Q प्लस 4, तो ये क्या है, ये भी भाज्य है, ये सम है। और फिर आर इक्वल टू 5 रख दिया हमने जैसे, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 6Q प्लस 5, तो ये भी क्या होगा, विषम। तो अब हमने क्या देखा इसमें, तो हमने देखा कि सम विषम वाले कौन कौन है, ये विषम वाला है हमारे पास,
तो विषम वाला एक तो ये हो गया, एक ये विषम वाला, एक ये विषम वाला, एक ये विषम वाला। और हमें ये दिखाना भी था कि ये विषम पूर्णांक इसके रूप में होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये तो बता रखा है उसने कि विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 के रूप में होता है। तो ये तो हमें सिद्ध करना था और ये हम कर चुके हैं।